हेलो। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते हो। और मैं आपको इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बताऊँगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली एक जगह लिख रखा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे 80 मार्क्स के अराउंड तो गारंटीड आ जाना चाहिए। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइए। कम से कम 10 से 15 साल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको ज़रूर देखिए। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने भी एक प्रॉपर कॉपी बनाया था जिसमें 10 साल के CSIR और गेट के क्वेश्चन थे, और मैं उनको बार बार रिवाइज करता था। तो उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किसी चीज़ से आता है, किस टॉपिक से आता है। ठीक है। और मैं हो सकता है कि थोड़ा सा र्यूड रहूँ ड्यूरिंग माई कॉन्वर्सेशन, सो उसके लिए पहले से माफ़ कर दिया। तो सबसे पहले आपके पास दो सब्जेक्ट है जो काफ़ी आप मतलब प्रिपेयर्ड होने चाहिए आपके पास पहले से, और वो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, एंड देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो चैप्टर्स या फिर सब्जेक्ट आप कह लो ऐसे हैं, या टॉपिक ऐसे हैं जिसमें अगर ऑथर भी क्वेश्चन बनाए ना, तो आपको बनाने आना चाहिए। कम से कम ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको गारंटीड कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो काफ़ी गलत बात है। लेकिन 9 सब्जेक्ट है ओवरऑल जो CSIR गेट और JST इन सब में आते हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट मिनिमम ऐसे होने चाहिए जिनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, आप उसको बना सको। तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट है न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 फार्मूले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। और 30 से 40 फार्मूला पढ़ने के बाद बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ये दो टॉपिक बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो मैंने NPP और AMS के बारे में कहा। सेकेंड है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा वेटेज रखता है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स काफ़ी वेटेज रखता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑब्वियस है कि आना ही आना है, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, फिर भी क्यों नहीं बन पाते हैं, आपको ये देखना है। देखिए, सबसे पहला कैनोनिकल मोमेंटा, आई मीन कैनोनिकल मोमेंटा। कैनोनिकल मोमेंटा आपको निकालने आ सकता है। लैग्रांजे या हैमिल्टोनियन दे दिया, या फिर लैग्रांजे ब्रैकेट, लैग्रांजियन ब्रैकेट से P, Q = 1 आपको करने आता है। ठीक है। कैनोनिकल प्रूफ करने आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है। सेकेंड इज कि आपको लैग्रांजे से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजे में कन्वर्ट करने आना ही चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि लैग्रांजे या हैमिल्टोनियन के आगे ये लोग एक टाइम डेरिवेटिव का भी टर्म दे देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आप उसको सॉल्व करके देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, उससे क्या इफ़ेक्ट होगा जो नया हैमिल्टोनियन बनेगा। ओके। ये थी नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स में सिर्फ एक ही टॉपिक है, या फिर एक ही क्वेश्चन आपको जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, और वो है V effective = J²/2mr² + ½ mr.² + VR। इससे मुझे लगता है कि 3 साल में अगर छः बार एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें से 4 बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, गारंटीड है। ये बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन में आपको सिंपल क्या करना है, V - ω² T = 0। ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का था। और आप कोई भी पेपर, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, इन्हीं टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन तो गारंटीड रहेगा। नहीं रहा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सॉलिड। ठीक है। सॉलिड में जो CSIR का सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट। वो डेंसिटी ऑफ स्टेट ढूंढता है कि आप डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालो। ठीक है। तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने आना चाहिए। और एक इक्वेशन है, E = K⁻S। S जब जीरो होता है, S जीरो होता है जब पार्टिकल
के पास मास नहीं रहता और S1 होता है जब पार्टिकल मैसिव होता है, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी पैरामीटर कैसे चेंज करता है एस के ऊपर, ठीक है। ये पैरामीटर कैसे चेंज करता है अगर आपको पता रह गया तो आप इससे एनर्जी डेंसिटी किस तरह से चेंज कर रहा है वो निकाल सकते हो, फिर एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है वो निकाल सकते हो, फिर नंबर डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है वो निकाल सकते हो। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी ज़्यादातर आता है सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एच बार स्क्वायर बाय डी डेल स्क्वायर ई बाय डेल के स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और एक है वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/h बार डेल ई बाय डेल के, काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है ये तो। एंड वन टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ नोन एज द हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मैं इसमें ये कहूँगा कि आप इसका कॉन्सेप्ट जरूर देखिए हॉल इफेक्ट का। हॉल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट में आप ये देखिए कि जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो हॉल वोल्टेज है, जो जनरेटेड वोल्टेज है, उनमें क्या डिपेंड कर रहा है। आई मीन वो किस लेंथ और किस ब्रेड्थ से रिलेटेड है या फिर किस हाइट से रिलेटेड है, वो ज़रूर देखिए, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है, हॉल इफेक्ट में। और रेजिस्टिविटी भी कभी कभी हॉल इफेक्ट का पूछ देता है। तो हॉल इफेक्ट काफ़ी आसान सा टॉपिक है अगर आप उसको अच्छे से पढ़े तो, ठीक है। नेक्स्ट सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी तो भाई साहब आपको पढ़ना चाहिए और सुपर कंडक्टिविटी का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। एक फिज़िक्स का स्टूडेंट जो सुपर कंडक्टिविटी नहीं पढ़ रहा है या फिर उसको सुपर कंडक्टिविटी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, वो फिज़िक्स छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हर फिज़िक्स का स्टूडेंट इसको जब भी पढ़ता है तो उसे कुछ नया लगता है, कुछ अच्छा लगता है और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, आई मीन थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस टॉपिक है ये सुपर कंडक्टिविटी, इसीलिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट इज़ हम थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स में आपको कार्नोट इंजन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली नहीं आता है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नाउ थर्मोडाइनमिक्स में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है रेडिएशन। मुझे समझ में नहीं आता, मेरे ख्याल से रेडिएशन से में सिर्फ दो ही इक्वेशन है, वो है एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेल टाइम्स ऑफ टी टू द पावर 4 और लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जब जो भी है। इन्हीं दो फार्मूला से CSIR और गेट हर साल पूछता है और बच्चे ये नहीं बना पाते हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है ना। इस बार CSIR दिसंबर में भी आया था, इसी से क्वेश्चन आया था और फिर अभी गेट में भी इसी से क्वेश्चन आया है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको रेडिएशन को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना होगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द पार्टीशन फंक्शन। द पार्टीशन फंक्शन, जब आपको पता है कि पार्टीशन फंक्शन आएगा तो आप पार्टीशन फंक्शन का तैयारी करके रखो। और पार्टीशन फंक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आप क्वेश्चन उठा के देखो, उसको बनाओ। CSIR और गेट का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पकड़ता है और बोलता है कि कभी पार्टीशन फंक्शन निकालिए, कभी बोलेगा फ्री एनर्जी निकालिए, कभी बोलेगा इसका एवरेज एनर्जी निकालिए, कुछ कुछ स्टेट्स दे देगा और बोलेगा एवरेज एनर्जी निकालिए। और कभी इससे हो सके तो, मुझे लगता है कि अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन केमिकल पोटेंशियल, एवरेज केमिकल पोटेंशियल भी कुछ दिनों में पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से पार्टीशन फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टीशन फंक्शन में आपको ज़्यादा नहीं करना है कुछ, बस 4 फार्मूला है गिन के, आपको बस 4 फार्मूला ही याद रखना है। एवरेज एनर्जी का, ठीक है, फिर फ्री एनर्जी का, ओके, और फिर आपको पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं वो उसका फार्मूला है। और एक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन, वो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आता है, वो आपको देखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो एक आता है जो काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट्स। काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन इस बार गेट में तो सब ने गलत किया, सॉरी CSIR में
सब ने गलत किया है, मैक्सिमम बच्चों ने, और टीचर्स ने भी गलत किया है। जो कोचिंग सेंटर में के लोगों ने जो सोल्यूशन निकाला था उसमें भी टीचर्स ने भी गलत किया और धड़ल्ले से गलत किया। तो आप इसको एक बार चेक करना, एस इज इक्वल्स टू के लॉग ऑफ माइक्रोस्टेट। ओके, इसमें 2-3 फार्मूला होता है। विथ डीजेनरेसी, विदाउट डीजेनरेसी का फार्मूला होता है, वो आप देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ जो इस बार CSIR में आया था, और अगर आप मेरा रिवीजन वाला देखे होगे वीडियो, तो उसमें मैंने बोला है कि NT इज इक्वल्स टू N1T1 प्लस N2T2। जब दो गैस मिक्स करते हैं तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर रहा है उसको आप पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला है भैया, NT इज इक्वल्स टू N1T1 प्लस N2T2। अगर इससे हिल गए तो फिर आपका सोल्यूशन गलत आएगा। और मिक्सिंग ऑफ गैसेस में तो आपको पता ही है कि आप निकाल सकते हो भाई, CV इज इक्वल्स टू N1CV1 प्लस N2CV बाई CV2 बाई N1 प्लस N2, ये सब तो नॉर्मल फार्मूलाज है, वो सब आप लगा लोगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी काफ़ी फ़नी है। देखिए, CSIR हर साल एक ही क्वेश्चन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, सिर्फ एक ही, और वो है बायोट सवर्ट लॉ से। बायोट सवर्ट लॉ से वो हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं, ये भी होता है। पिछले साल भी पूछा था, उसके पिछले साल भी पूछा था। और इसमें जनरली वो क्या करते हैं, बायोट सवर्ट लॉ में वो इन्फिनिटी लूप लगा देंगे, ताकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस समेशन ऑफ इन्फिनिटी का 1/A/1 - R, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ 2 फार्मूला है, वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/4πR अंडर ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2। ओके, और ये दूसरा जो फार्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/4πx थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ठीक है, ये EMT में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोट सवर्ट्स लॉ। आप लोग DC पांडे का बुक लीजिए या SC वर्मा का बुक उठाइए या कोई भी बुक उठाइए 12th क्लास का, और उससे बायोट सवर्ट लॉ का कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन बनाइए, समझे, तभी कंसेप्ट अच्छा होगा इसमें। नेक्स्ट इज़ जो काफ़ी आसान है कि भैया जब डाइपोल होता है तो पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, 1/r² पे, सॉरी। और जब क्वाड्रूपोल होता है तब पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, 1/r³ पे। और जब ऑक्टापोल होता है तो 1/r⁴ पे। मैं हैरान रह गया भाई, मैंने कई लोगों से पूछा कि आप बताओ भैया, क्वाड्रूपोल आया था, आपने क्वाड्रूपोल पे क्या क्लिक किया है, हमें क्या क्या सोल्यूशन किया है पोटेंशियल पे, तो 1/r² बोल दिए, या कोई बोला 4 पार्टिकल है तो 1/r⁴ कर दिए। ऐसे होता है, ऐसे होता है पढ़ाई, है नहीं, ऐसे नहीं होता भैया। आपको पोटेंशियल में 1/r² होगा जब डाइपोल होगा, अरे सॉरी, हाँ डाइपोल होगा। और क्वाड्रूपोल यानी जब 4 चार्जेस होंगे और वो भी सिमेट्रिकली, तब आपका 1/r⁴ होगा। पोटेंशियल डिपेंडेंस बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। और जब 8 चार्जेस होंगे और सिमेट्रिकली अरेंजमेंट होना चाहिए, तब r⁴ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंटिंग वेक्टर। देखो भाई, तुम चाहे पॉइंटिंग वेक्टर DJ ग्रिफिथ से पढ़ लो, ठीक है, या फिर तुम ये पॉइंटिंग वेक्टर इंडियन ऑथर से पढ़ लो। 4 पेज से ज़्यादा पॉइंटिंग वेक्टर किसी में नहीं दिया रहता है। 4 पेज, मैक्सिमम 4 पेज का रहता है पॉइंटिंग वेक्टर, A4 साइज के सीट के हिसाब से। 4 पेज पढ़ लो, एक क्वेश्चन गारंटेड आता है पॉइंटिंग वेक्टर से। और पॉइंटिंग वेक्टर बनना चाहिए, काफ़ी आसान चीज़ होता है, 3-4 तो फॉर्मूला है उसमें। इस साल भी गेट में एक पॉइंटिंग वेक्टर का क्वेश्चन आया है, वो बन जाना चाहिए था। अगर नहीं बना है तो आप वो 4 पेज ना फिर से पढ़ो। नेक्स्ट इज़ जो 2 टॉपिक हैं, काफ़ी थोड़े से एडवांस लेकिन काफ़ी अच्छे हैं, दैट इज गॉस एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। गॉस एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी आते हैं, और मैक्सवेल कोवेरियंस। जब गॉस एंड लॉरेंस नहीं आते हैं तब मैक्सवेल कोवेरियंस आते हैं, और जब मैक्सवेल कोवेरियंस नहीं आते हैं तो गॉस एंड लॉरेंस आते हैं। मतलब इन लोग, ये दोनों भाई है, कभी एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी कोफिशिएंट। ठीक है,
ये जो कोफिशिएंट है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी सेम है और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में भी सेम है। आप देख लो ना, बुक खोल के देख लो, ज़रा सा भी चेंज नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्शन में n2 माइनस n1/n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर है। ट्रांसमिटेंस में 4 टाइम्स ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाई n2 माइनस n1 का होल स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो n होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो रूट अंडर ई आर इंटू वी आर या मीन म्यू आर होगा। और आपका क्वांटम मैकेनिक्स में एक जो n2 होगा वो होगा रूट अंडर ई माइनस वी नॉट और जो n1 होगा वो रूट अंडर वी नॉट होगा। बस यही तो डिफरेंस है। आई मीन सॉरी, रूट अंडर ई नॉट होगा। बस यही तो डिफरेंस है दोनों में। और बहुत रेयरली लेकिन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये मैं थोड़ा रेयरली बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं। बट इस बार गेट में इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में देखिए, आप हर साल गेट का या फिर CSIR का पेपर उठा लो, क्वांटम मैकेनिक्स में से अगर आपको स्पिन और एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल कभी कभी 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम से, क्वांटम मैकेनिक्स से। तो देखो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मेरे चैनल पे, और नीचे आपको एक मिल जाएगा वीडियो जो इसी के ऊपर है, एंगुलर मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम के ऊपर। और इस साल गेट में एक सीधा सा क्वेश्चन आया था कि भैया del1 डॉट del2 का वैल्यू क्या होगा। del1 डॉट del2 का वैल्यू क्या होगा, और मैंने नोट्स में लिख रखा है कि -3 होगा। तो आप जाके चेक करो और देखो, कई सारे फार्मूले हैं एंगुलर और स्पिन मोमेंटम में। मैं मानता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि कम से कम नहीं तो 60 फार्मूले हैं, ठीक है। 60 फार्मूले हैं। आप इनको अलग से चार्ट बना के लिखो, साइड में चिपका के रखो और रट लो। मैंने भी यही किया था, आप भी यही कर लो अगर नंबर चाहिए तो। नेक्स्ट इज़ जो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, वो है हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियल इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस रेडियस पे होगा ये बताओ, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल भी गेट में पूछा था, इस साल भी गेट में पूछा है। पिछले साल भी CSIR में पूछा था और उसके पिछले साल भी CSIR में पूछा था। तो आप देख रहे हो कितना कंटिन्यूस चीज़ है ये। तो हाइड्रोजन एटम का ये चीज़ ज़रूर देख लेना, ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इक्वल टू R² रेडियल इक्वेशन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज जो एक काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है, वीरियल थ्योरम, कि अगर पोटेंशियल आपका R⁻⁻s है, प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका S/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये आपका जेस्ट में पूछा गया है और मुझे लगता है कि ये अगले साल 3 जो CSIR होते हैं, आई मीन इस साल CSIR, गेट या फिर जेस्ट में से किसी एक में पूछ ही देगा। नेक्स्ट इज आपका 2 इक्वेशन है, 2 इंटीग्रल है। मैं 2 इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। पहला इंटीग्रल है 0 to ∞ e⁻−αx x⁴n dx। इसका इवैल्यूएशन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड 0 to ∞ e⁻−αx x² x⁴n dx। इसका भी इंटीग्रल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। और हाँ, जो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है बट फिर भी लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और सच बताओ तो मैं ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता हूँ इसमें। वो है कि जो 3D स्क्वायर वेल है या फिर 3D स्फेरिकल वेल है, या मीन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वेल, तो उसमें कैसे आप स्टेपिंग करोगे, कैसे आप ऊपर बढ़ोगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। 3D स्क्वायर वेल में 1 1 1 मिनिमम स्टेट होता है, 1 1 1 होना ज़रूरी है। और 3D पोटेंशियल वेल में जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेल है उसमें 0 0 0 आपका मिनिमम हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि 3D वेल दे दिया और वो आधा ही 3D वेल रहता है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में रहता ही नहीं है, तो वो
हाफ पोटेंशियल वेल हो गया, उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, फिर उसको अलग तरीक़ा से बनाते हैं, ठीक है। चलो भैया, अब कौन सा बच्चा है, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत ही लुल्लू पुच्चू सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और वो है न्यूमेरिकल मेथड से। अभी 2 साल से तो भैया रेगुलर फालसी दे रहे हैं ये लोग, या न्यूटन रैप्सन दे रहे हैं, 2 साल हो गया। CSIR सिर्फ न्यूटन रैप्सन ही दे रहा है। हो सकता है इस साल चेंज कर दें, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। सेकेंड इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए आप कोई बुक मत पढ़ो, सिर्फ NCERT का क्लास 12th का बुक पढ़ो, और वो भी सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ो, सिर्फ एग्जाम्पल। मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैं NCERT का प्रोबेबिलिटी पढ़ के 3 क्वेश्चन बना के आया हूँ CSIR का। कब बनाया था? दिसंबर में बनाया था, पिछले साल दिसंबर में। तो प्रोबेबिलिटी NCERT का पढ़ के जाना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में मतलब पढ़ लो, बस पढ़ लो कम्प्लेक्स नंबर का, वो थोड़ा कम्प्लेक्स ही देता है। लास्टली इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो हम छूना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा खुद ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे से कुछ बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि मैं डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। डिजिटल नैंड गेट, एंड गेट, बाकी जितना भी गेट है, गेट का नाटक है वो देख लेता हूँ, फिर फ्लिप फ्लॉप देख लेता हूँ। और आपको अगर ये सब चीज़ देखना है तो 2 चैनल मैं बता रहा हूँ, नीसो अकाडमी ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 2 चैनल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है भैया, खोलो उसको और उसी से पढ़ो, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना अच्छा बताते हैं कि आपके दिमाग में लिख देंगे वो एक एक चीज़। तो वो काफ़ी अच्छी चैनल है और आप उसको देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट डिस्कस कर दिए हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया, मैथमेटिकल फिजिक्स कर दिया, क्वांटम मैकेनिक्स कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर दिया, थर्मोडायनेमिक्स कर दिया, सॉलिड कर दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स कर दिया, 7 कर दिए मैंने। और NPP और AMS, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स और एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका सिलेबस उठाओ, सिलेबस से पढ़ो, सिलेबस से एक एक चीज़ पढ़ो, और इतना पढ़ो कि अगर ऑथर भी चाहे ना कि हम आपको एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन दें तो आप वो भी बना दो। और मैं इस बार क्लियरली बोलना चाहता हूँ, गेट 2021 में एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हीं का रैंक आने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है। दैट इज़ ऑल। अब भाई मैंने तो बता दिया है, लेकिन बताने से क्या फ़ायदा होता है? ज़्यादातर लोग तो फिर भी खुद की करते हैं, और मतलब दूसरों की अच्छी चीज़ों को भी ना लेते हैं और सब डुबा देते हैं। तो खैर, अपने ईगो को साइड में रखिए, थोड़ा सा इधर भी सुनिए, थोड़ा सा उधर भी सुनिए, जो अच्छा लगता है अपने पास रखिए। और भाई देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स तो काफ़ी सारे दिए हुए हैं यूट्यूब पे। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स सब कोई पढ़ लेता, सब कोई टॉपर ही बन जाता, तो फिर तो अलग बात हो जाती ना। तो भाई मेहनत तो करना पड़ता है, और मेरा ये मानना है कि भाई देखो, 25 साल तक पढ़ाई करो, किसी और चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई करो। अभी पहले बना लो कुछ, उसके बाद चक्कर में चक्कर चलाते रहना, अभी कुछ बन जाओ, ठीक है। चलो, गुड नाइट।